नमस्कार छात्रों, आज हम TYBA सामान्य हिंदी 3 यानी उसको हम कहेंगे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी 3 इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में आज हम आप लोगों के लिए जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आप लोगों के लिए ऑनलाइन हम ये जानकारी आप लोगों के लिए दे रहे हैं, यानी कि आप लोगों के लिए वो पढ़ा रहे हैं। हमारी संस्था अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज, इन्होंने हमारी ऑनलाइन लेक्चर छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ये देने के कारण आप लोगों को पता है कि आज पूरे विश्व में कोविड-19 ये जो महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, हमारे देश में फैल रही है। आज पूरे 3-4 महीने हो गए हैं, हम सब लॉकडाउन है और बाहर नहीं निकल रहे हैं। शाला महाविद्यालय सब बंद है, इसलिए छात्रों के लिए शिक्षा मिलना आवश्यक है। इसलिए आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन शिक्षा हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। तो आज हम तृतीय वर्ष साहित्य हिंदी सामान्य 3 इस विषय के संदर्भ में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2020-21 में आप लोगों के लिए जो पाठ्यक्रम है, पूरे साल में आप लोगों के लिए जो पाठ्यक्रम पढ़ना है, वह पाठ्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कुछ किताबें हैं और कुछ व्याकरण इसके अंतर्गत है, जिसका अध्ययन आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत करना है। पहली 2 किताबें इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए मैं किताबें दिखा रहा हूँ। इसके अंतर्गत प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, दोनों सत्रों की किताबें दिखा रहा हूँ कि आप लोग वो किताब देखकर ग्रंथालय से या बाहर बाजार से आप लोग खरीद सकते हैं और उसका अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। हमारे प्रथम सत्र के अंतर्गत पहली किताब है सृजन, संदर्भ और मैं। ये किताब है सृजन, संदर्भ और मैं, और ये किताब हमारे पूना विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल ने ही ये किताब दी गई है। ये सृजन, संदर्भ और मैं ये किताब जो है, ये किताब एक आत्मकथा अंश, इसके अंतर्गत जो अध्ययन आप लोगों के लिए करना है, जो अध्ययन के लिए जो टॉपिक इसके अंतर्गत है, जो आत्मकथाएं जिन लेखकों की है, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए करना है। जिन जिन आत्मकथाएं इसके अंतर्गत है, वैसे इसके अंतर्गत 10-12 आत्मकथाएं हैं, लेकिन आप लोगों के लिए प्रथम सत्र की दृष्टि से इसके अंतर्गत सिर्फ कुछ ही आत्मकथाओं का अध्ययन आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत करना है। और वह आत्मकथा इसलिए इस पाठ्यक्रम के लिए सृजन, संदर्भ और मैं यानी सृजनता, सृजनशीलता इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। हर लेखक ने अपनी खुद की निजी जीवन के संदर्भ में खुद ने जो उन्होंने अनुभव किया है, जो जीवन जिए है, इसके संदर्भ में अपनी आत्मकथाएं इसके अंतर्गत दी है। वह आत्मकथा उनकी पूरी आत्मकथा न होते हुए वह आत्मकथा का सिर्फ अंश यानी कुछ भाग इसके अंतर्गत उन्होंने दिया है। पूरी आत्मकथा नहीं दी गई है, कुछ भाग दिया गया है। ऐसे जो इसके अंतर्गत है, प्रथम सत्र में आप लोगों के लिए जो पढ़ना है, ये इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। जैसे पहली आत्मकथा इसके अंतर्गत जो कहानी सम्राट है, उसका हम कहानी सम्राट कहते हैं, उसका नाम है प्रेमचंद जी। उसको वैसे उनको पहला उनका असली नाम धनपत राय, इस नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी आत्मकथा है मेरा जीवन, ये उनकी आत्मकथा इस नाम से इस किताब के अंतर्गत है, यानी मेरा जीवन।
आप लोगों के लिए फिर से मैं ये किताब दिखा रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो सृजन संदर्भ और मैं जो आत्मकथा अंश आपको प्रथम सत्र में पढ़ना है, ये इस किताब के अंतर्गत है। जैसे एक पहली आत्मकथा कहानी सम्राट, इसके संदर्भ में आपको बताया है मेरा जीवन, ये उनकी आत्मकथा है जिसका अध्ययन हमें करना है। अगली आत्मकथा का अध्ययन जो आप लोगों के लिए करना है वह है हमारे अपने इस देश में जिनका महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है, जो अभिनेता के रूप में आज भी हम उनका नाम लेते हैं, अमिताभ बच्चन। और ये अमिताभ बच्चन, उनके जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी ने जो उनकी आत्मकथा यानी आत्मकथा लिखी है और उनका कुछ आत्मकथा अंश इस आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए है। हरिवंश राय बच्चन वैसे बहुत ज्ञानी साहित्यकार है, विद्वान है, और उन्होंने जो उनकी यानी जो लिखा है अत्यंत महत्वपूर्ण, जैसे कि मधुशाला, मधु कलश, ये उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है और वह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाए तो आप लोग जरूर पढ़े। ये महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं मधुशाला, मधु कलश, ये पढ़ना भी आवश्यक है। तो उनका जो आत्मकथांश है, ये आत्मकथांश है हरिवंश राय बच्चन जी का, क्या भूलूं क्या याद करूं। यानी शीर्षक ही आत्मकथा अंश का अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है, रुचिला लगता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। यानी ये इसके अंतर्गत उन्होंने अपने निजी जीवन के संदर्भ में, खुद के जीवन के संदर्भ में जो अनुभव उनको आए हैं, इन अनुभव उन्होंने इस आत्मकथा अंश क्या भूलूं क्या याद करो इस आत्मकथा अंश में दिए हैं। इसका भी अध्ययन आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत करना है। अगला इसके अंतर्गत जो आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए आ जाता है सृजन संदर्भ और मैं आत्मकथा अंश, अगला है अमृतलाल नागर। ये भी महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं, इसका भी अध्ययन है। और उनके आत्मकथा अंश का नाम है टुकड़े टुकड़े दास्तान। यानी जीवन के संदर्भ में, जीवन के अनुभवों के संदर्भ में टुकड़े टुकड़े दास्तान, इस शीर्षक के आधार पर उन्होंने अपने आत्मकथा अंश उसी प्रकार लिखी है। अगले है कुसुम अंसल। कुसुम अंसल जी ने भी यहाँ एक आत्मकथा अंश लिखा है, जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया, ऐसा उनका आत्मकथा अंश है। इस आत्मकथा अंश में उन्होंने अपने खुद के जीवन के संदर्भ में लिखा है। लेकिन इनकी आत्मकथाएं, आत्मकथा अंश, ये सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मकथा पढ़ने के बाद छात्रों को ऐसा लगता है कि हमें इससे एक अलग प्रेरणा इस आत्मकथा के माध्यम से मिलती है। नया जीवन जीने का तरीका छात्रों को मिल जाता है कि कितने कष्ट से, कितने अनुभवों से वह साहित्यकार बने हैं और सामने आए हैं। इसलिए आत्मकथा पढ़ने से एक नई प्रेरणा मिल जाती है। इसलिए ये भी एक आप लोगों के लिए अध्ययन करने के लिए आत्मकथा अंश आप लोगों के लिए है। अगली है सुनीता जैन जी की आत्मकथा है और उसका नाम है शब्द काया। अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मकथा अंश इसके अंतर्गत सुनीता जैन जी ने इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए दी गई है। अगला आत्मकथा अंश आ जाता है सुधा अरोड़ा। सुधा अरोड़ा की ये आत्मकथा है, उसका नाम है गुमशुदा दोस्त की तलाश। गुलदस्ता नहीं है, गुमशुदा दोस्त की तलाश, ये आत्मकथा अंश उनका है। महत्वपूर्ण
ये आत्मकथा उन्होंने लिखी है। गुमशुदा दोस्त की तलाश, यानी अलग प्रकार की तलाश में जीने वाले, ढूंढने में जीने वाले, ऐसा एक संदर्भ देकर उन्होंने ये अपनी आत्मकथा यहाँ दी गई है। एक अध्ययन आप लोगों के लिए करना है। अगले 2 आत्मकथा, महत्वपूर्ण आत्मकथा आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत पढ़नी है। वह आत्मकथा है मोहनदास नैमिषारण्य। ये बहुत दलित साहित्यकार है। एक बार जब हम पूना में गए थे तब इस साहित्यकार के साथ मेरी खुद की मुलाकात हो गई थी। मोहनदास नैमिषारण्य, उनकी एक महत्वपूर्ण एक पत्रिका है बयान। ये पत्रिका पूरे विश्व में, सब में ये पत्रिका भेजी जाती है। बयान, उस पत्रिका का नाम है बयान। ऐसे मोहनदास नैमिषारण्य, ये जो साहित्यकार है, दलित साहित्यकार है, और इस साहित्यकार के साथ हमारे पूना में बातचीत हुई थी। आज भी हम उनके साथ बातचीत करते हैं। महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। उनकी 80 से 80 तक उनकी उम्र है। मोहनदास नैमिषारण्य जी की जो आत्मकथा और उसका जो शीर्षक है वह महत्वपूर्ण है, अपने अपने पिंजरे। कितना अलग प्रकार का ये शीर्षक मोहनदास नैमिषारण्य जी ने यहाँ आप लोगों के सामने दिया है। अपने अपने पिंजरे, यानी क्या पिंजरे, अपने अपने क्या पिंजरे है, क्या हो सकता है, इसके संदर्भ में मोहनदास नैमिषारण्य ने इस अपनी खुद की आत्मकथा अंश में देने का प्रयास किया है। ये अपने अपने पिंजरे, यानी हर व्यक्ति, हर समाज, हर मनुष्य इस दुनिया का अपने अपने पिंजरों में बंद है। यानी इसके अंतर्गत सारी जो भी धर्म, जाति, वंश, परंपरा, ये सब अपने अपने पिंजरे में है। ये दिखाने का प्रयास, जैसे कि वह खुद एक दलित लेखक है, हिंदी के दलित लेखक है, वह अपने खुद में ही है। और वह किस प्रकार दिल्ली से बम्बई में आए, बम्बई में रहे, क्या कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई, इसके संदर्भ में सारी जानकारी उन्होंने अपने अपने पिंजरे, इस आत्मकथा अंश में मोहनदास नैमिषारण्य ने देने का प्रयास किया है। जब हम ये आत्मकथा अंश पढ़ेंगे, क्या जानकारी उसके अंतर्गत है, क्या महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत है, ये जब आप लोगों के लिए पढ़ाते समय आप लोगों को दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण आत्मकथा अंश हमारे सामने आ जाता है, वह सूरजपाल चौहान। ये भी दलित लेखक है। सूरजपाल चौहान जी की ये जो आत्मकथा आपके सामने है, और उस आत्मकथा का नाम है संतप्त। यानी कौन से ना कौन से समाज पर सदियों से इस देश में अन्याय होता हुआ दिखाया गया है। दलितों पर भी आज भी हर स्थानों पर अन्याय, अत्याचार होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आज उनकी यह आत्मकथांश पढ़ते समय ऐसा लगता है कि समाज में सचमुच वैसा ही आज समाज में हो रहा है। ये वास्तविकता उनकी आत्मकथांश पढ़ते समय ऐसा हमें लगता है। तो इस प्रकार आप लोगों के लिए ये अलग अलग लेखकों की, साहित्यकारों की आत्मकथा अंश का आप लोगों के लिए अध्ययन इस प्रथम सत्र में करना है। इस किताब के साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ इसके अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकेतर, जैसे हम कहते हैं पाठ्य पुस्तकेतर यानी व्याकरण, इसका भी अध्ययन इस प्रथम सत्र के अंतर्गत आप लोगों के लिए करना अपेक्षित है। तो उसमें क्या क्या आता है, क्या अध्ययन आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत करना है। तो पहला इसके अंतर्गत है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, वैसे ये पारिभाषिक शब्दावली जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे
जो पारिभाषिक शब्द यानी जो आप लोगों के लिए व्यवहार के लिए समाज में, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, डाक, यानी रेल, दूरदर्शन, इन सब के अंतर्गत यहाँ जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के लिए इस पारिभाषिक यानी अंग्रेजी शब्दों का क्या हिंदी पर्याय है, इसलिए ऐसी एक संलग्न सूची इस पाठ्यक्रम के साथ दी गई है। वो आप लोगों को वो उसी प्रकार दिखाएंगे। ऑनलाइन है इसलिए आप लोगों को कुछ नोट्स आपके साथ उसी प्रकार हम भेजने का प्रयास करेंगे। आप लोगों तक उसी प्रकार ये सब देने का हम प्रयास उसी प्रकार करेंगे। ये संलग्न सूची, इसके अंतर्गत जो भी 50 शब्द पारिभाषिक शब्द है वो आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये एक आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इसके साथ साथ है कार्यक्रमों का नियोजन या कौशल, यानी कौन सा ही कार्यक्रम आप लोगों के लिए करना है और उसके संदर्भ में कुछ लिखना है। इसके लिए आप लोग किस प्रकार की तैयारियां करते हैं, क्या क्या करने की आवश्यकता है, इसके संदर्भ में एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। वह है कार्यक्रम नियोजन कौशल का परिचय। दूसरा है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कार्यक्रम स्वरूप आप लोग किस प्रकार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अपने महाविद्यालय में जैसे कि हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, जैसे कि 14 सितंबर 1949 है ना, 14 सितंबर 1900 ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे वह हिंदी दिवस जिस प्रकार मनाया जाता है, इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप कैसे उसके संदर्भ में तैयारी कर सकते हैं, छात्र किस प्रकार तैयारी कर सकता है, छात्रों के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां उसी प्रकार सौंप दी जाती है, तो छात्र किस प्रकार करेगा, यह कार्यक्रम नियोजन का कौशल्य छात्रों में विकसित हो, छात्रों ने ये तैयारी करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों के लिए ये पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकेतर पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए रखा है। जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली और ये कार्यक्रम कौशल, तो इसके अंदर क्या आता है, स्वरूप उसका क्या होगा, जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए कार्यक्रम ले रहे हैं, किसका फायदा क्या है, किन लोगों को फायदा होगा, उद्देश्य किस प्रकार उसका है, या कार्यक्रम की प्रस्तावना किस प्रकार होगी, प्रस्तावना आप लोग किस प्रकार करेंगे, ये कार्यक्रम है। जैसे कि हिंदी दिवस तो है ही, इसके अलावा जैसे कि NSS डे है, NCC डे है, जैसे कि जो हम कार्यक्रम आयोजन पूरे महाविद्यालय में करते हैं, तो इसके संदर्भ में छात्रों में ये गुण विकसित होना चाहिए। कार्यक्रम कैसे तैयार, खुद पर जिम्मेदारी है उसके संदर्भ में, तो छात्र किस प्रकार वो कर सकता है, इसलिए छात्रों की तैयारी के लिए ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से आप लोगों के लिए किया गया है, आप लोगों के लिए दिया गया है, और आप लोग इस प्रकार किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। इसका कार्यक्रम की ये प्रस्तावना, परिचय इसके अंतर्गत है, स्वागत किस प्रकार कर रहे हैं, किस प्रकार आप लोग बोल रहे हैं, सूत्र संचालन इसके अंतर्गत किस प्रकार कौन कर सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है, या अभिमत, किसी का अभिमत देना है, या आभार कौन बोलने वाला है, आभार कौन देने वाला है, इसके संदर्भ में है, ज्ञापन है, और कार्यक्रम पत्रिका आदि का इसके अंतर्गत अपेक्षित है। ये हो गया पाठ्य पुस्तकेतर अध्ययन आप लोगों के लिए इस प्रथम सत्र में उसी प्रकार करना है। अगला एक टॉपिक इसके अंतर्गत आता है प्रथम सत्र में, अंतिम टॉपिक, और वह है अनुवाद लेखन। अनुवाद लेखन आज के ही छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी मराठी का हो, अंग्रेजी का हो, या अलग अपने देश में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती है, इन भाषाओं का अनुवाद अपनी भाषा में उसी प्रकार होना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या अध्ययन करने की आवश्यकता है आपको। वैसे वो जो भी भाषा है, जैसे कि मराठी है, हिंदी है ना, जैसे कि आप सब लोग मराठी भाषी है, ऐसा है, मराठी भाषी है, लेकिन आप लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो मराठी में लिखा गया
उसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है या अंग्रेजी का अनुवाद आपको हिंदी में करना है। इसलिए ये दोनों भाषाएं आपको अवगत होना आवश्यक है। यानी अंग्रेजी भी आप लोगों को आना आवश्यक है, हिंदी भी आना आवश्यक है, मराठी भी आना आवश्यक है। ये सारी भाषाएं जब आपको आती है तो आप लोग जो भी आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है अनुवाद लेखन, तो परीक्षा में आप लोगों के लिए क्या दिया जाएगा? पहली 5-10 पंक्तियां मराठी की, दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा, दूसरा यानी वही उसका ही अंग्रेजी अनुवाद आ जाएगा, अंग्रेजी में लिखा गया, यानी मराठी का लिखा गया और दूसरा अंग्रेजी का लिखा गया। उनमें से दोनों ही एक ही है, सिर्फ वह अंग्रेजी में है और वो मराठी में है। इनमें से किसी एक का आप लोगों के लिए हिंदी में अनुवाद करना है। इसके संदर्भ में आप लोगों के लिए कुछ ऐसी पैराग्राफ मैं आप लोगों के लिए तैयारी के लिए आप लोगों के लिए हम यहाँ आप लोगों के लिए भेज देंगे, आप लोगों तक आ जाएगी और किस प्रकार उसका अनुवाद किया गया है इसके संदर्भ में आप लोगों के लिए जानकारी मिल सकती है। हम अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए ये सारी जानकारी उसी प्रकार दे देंगे। ओके।